सरकार की व्यवस्था पर भरोसा होता तो प्राइवेट सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं होता। ये हमारे मीडिया वर्ल्ड, जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है, यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है। और जब व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाए तो व्यक्ति अलग रास्ते खोजता है। जब न्याय पर से उसका भरोसा उठ जाए तो खुद ही न्याय करने की दिशा में चला जाता है। यानी इसके कारण पूरी समाज व्यवस्था का डिटोरिएशन भी होता है। समाज की जो परंपरा है, बड़े सदियों से पनपी हुई परंपराएं होती हैं, वे अचानक इसी कारणों से उसमें गिरावट आने लगती है। और इसलिए गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, ये वहां बैठे हुए हैं और लोग और उसके लाभार्थी लोग तक का सीमित। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि रिलीज ही नहीं हो पाई। यानी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे आम आदमी पार्टी ने बनाई है और इसकी स्क्रीनिंग करने के लिए उसने 2-3 दिन पहले पत्रकारों को एक जगह पे बुलाकर उस फिल्म की स्क्रीनिंग करने की बात कही। इस फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली पुलिस ने उस पर रोक लगा दी और ये कहा कि आपने इसकी परमिशन नहीं ली है। तो इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि ये कोई रैली या जनसभा नहीं है जिसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़े। दोस्तों इस फिल्म का नाम है अनब्रेकेबल। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि पिछले 2-3 साल के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को केंद्र सरकार के इशारों पर जांच एजेंसियों ने, ईडी और सीबीआई ने जिस तरीके से बिना किसी पुख्ता सबूत के उन पर फर्जी केस बनाए और उनको जेल के पीछे रखा, उन पे अमानवीय बर्ताव किए गए। इन गिरफ्तार लोगों में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ साथ अन्य कई नेताओं पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी रही। सत्येंद्र जैन करीब 23 महीने तक जेल में रखे गए, तब जाकर उनको सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिल सकी। इस फिल्म में पूरे 2-3 साल के जो केंद्र सरकार के इशारे पे एजेंसियों ने अमानवीय बर्ताव, अमानवीय व्यवहार और गिरफ्तारियां की, उसको दर्शाया गया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसमें हमने वो चीज़ दिखाने की कोशिश की है जो हमारे सरकार के खिलाफ, हमारे मंत्रियों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया है उसको हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों इस तरीके की जो स्क्रीनिंग और फिल्म की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में आम आदमी पार्टी कहते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि अगर इन सब बातों का जनता तक पहुंच गया, जो उद्देश्य आम आदमी पार्टी का है, तो उसके दिल्ली चुनाव में उनको भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा कि पिछले 26 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शासन करने के लिए
दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। 26 साल का इंतजार अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही है भाजपा ने इस बार यह तय कर लिया है कि हुक एंड क्रुक, चाहे किसी भी तरीके से वो दिल्ली में कब्जा करके रहेगी। इसके लिए चाहे उसे जांच एजेंसियों के साथ साथ चुनाव आयोग का भी सहारा लेना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की मिलीभगत से आम आदमी पार्टी के समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं। वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं हो रहा है, वोट कट रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थकों के वोट बनवाने की पूरी साजिश में जुटे पड़े हैं। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से इस मामले में आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इस बारे में केंद्रीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन केंद्र चुनाव आयोग ने अभी तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है जिससे लगे कि आम आदमी पार्टी की शिकायतों पर कोई काम दर्ज हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और अन्य नेता चुनाव आयोग की जो आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, अन्य घड़ियां, साड़ी, चेन और जूते तक चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद भी बट रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से इन हरकतों को नज़रअंदाज करके आंख बंद करके पड़ा है, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। आज आप एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे। असल में बात क्या है कि कुछ दिन पहले इस डॉक्यूमेंट्री की प्राइवेट स्क्रीनिंग होने जा रही थी दिल्ली में जर्नलिस्ट के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती आकर उसे रोक दिया, कहा कि परमिशन नहीं है और इस डॉक्यूमेंट्री को देखना बैन कर दिया। आप तो जानते ही होंगे दोस्तों कि ये पहली बार नहीं है ऐसा हो रहा हो देश में। इससे पहले बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया गया। फिर खबर आ रही है कि दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म पंजाब 95 इंडिया में रिलीज नहीं हो पा रही है क्योंकि सेंसर बोर्ड परेशानियां कर रहा है। दिलजीत ने ट्वीट करके कहा कि अभी के लिए सिर्फ इंटरनेशनली रिलीज हो रही है बिना किसी कट्स के साथ। अब हैरानी की बात देखो, दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें सरकार के द्वारा इतना प्रमोट किया जाता है कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। द साबरमती रिपोर्ट, केरला स्टोरी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वीर सावरकर, ये फिल्में ना सिर्फ सिनेमा हॉल में रिलीज होती हैं बाकी फिल्मों की तरह, बल्कि अक्सर इन्हें टैक्स फ्री भी बनाया जाता है। इनकी स्पेशल स्क्रीनिंग भी कराई जाती है पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स के सामने, और प्रधानमंत्री खुद भी इनका प्रचार करते हैं ट्वीट करके, और वो भी तब जब ज्यादातर समय इन फिल्मों में झूठी कहानी और झूठा प्रोपेगेंडा भरा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी फिल्म हो जो इनकी आलोचना कर दे या किसी दूसरी पार्टी को थोड़ा फेवर कर दे तो वो डॉक्यूमेंट्री ही क्यों ना हो, उसकी प्राइवेट स्क्रीनिंग पर भी बैन लगा दिया जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्री है जिसे आज आप देखने जा रहे हो, इस फिल्म को बनाने वाले लोगों ने मुझे रीच आउट किया इस घटना के बाद और पूछा कि क्या मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इसे रिलीज करना चाहूंगा। तो मैंने ये फिल्म देखी और सोचा क्यों नहीं। अगर इस तरीके से लोकतांत्रिक देश में आजादी को खत्म किया जाएगा तो मैं वो हर चीज करूंगा जिसकी जरूरत होगी आजादी को बचाने के लिए। ये जो सेंसरशिप का सिलसिला है, हम इसे आगे इस तरीके से चलते नहीं रहने दे सकते, इसलिए ये आज मैं रिलीज कर रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट्री 2024 के उस दौर के बारे में है जब देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया था और एक ही केस में एक पॉलिटिकल पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप जेल में डाल दी गई। और ये केस ऐसा जिसमें अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार डांट लगाई है ईडी और सीबीआई को। इस फिल्म का नाम है अनब्रेकेबल और हालात इतनी खराब है दोस्तों कि इस फिल्म के डायरेक्टर वैसे तो इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कहीं उन्हें हरासमेंट ना फेस करनी पड़े। तो आइए इसे देखते हैं। घर पर अपने पॉपकॉर्न बना लीजिए और इसे जमकर शेयर करना ताकि इन लोगों को भी पता चले कि अगली बार लोगों के बोलने के अधिकार को, हमारी आवाज को, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाओगे तो जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुए। 70 में 67 सीटें कोई सोच सकता है? 70 में 62 सीटें कोई सोच सकता है साहब?
तो उसके बाद से विरोधियों को लगा कि नहीं भाई, ये तो जमीन पे जो है वो काम कर रहे हैं, लोग इनसे जुड़ रहे हैं। कहानी शुरू होती है तब से जहां से आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीता। लोगों की भूख थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी हमें चाहिए, लोगों ने वोट दिया और पंजाब में आम आदमी पार्टी का जन्म हो गया। पंजाब के लोग जो हैं वो सच्चे बंदों को पसंद करते हैं और जिसके साथ दिल से जुड़ जाएं जुड़ जाएं। आम आदमी पार्टी गुजरात को भविष्य देगी। गुजरात की 6 करोड़ जनता के साथ मिलके एक नया गुजरात बनाएंगे जिसमें 24 घंटे बिजली होगी। और उसके बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में जैसे ही घुसी तो वहां से एक दिल्ली के अंदर हमें चेंज आता हुआ दिखाई दिया। So it started, I think, with the arrest of सत्येंद्र जैन जी, and मुझे ये लगता है कि ये स्ट्रैटेजी उनकी शायद रही होगी कि जो भी अरविंद केजरीवाल के सिर्फ आईज, ईयर्स, आर्म्स, हैंड्स, जो पूरी टीम है, कि अगर हम उस टीम को डिकैपिटेट कर देंगे तो हो सकता है कि काम रुक जाए। टेबल में बैठे होंगे बीजेपी के 3-4 लोग बड़े बड़े, बोले यार अब केजरीवाल को बेईमान साबित करने का क्या तरीका। किसी ने आइडिया दिया होगा कि कुछ घोटाला, बोले यार कोई घोटाला कैसे, कोई चिपकेगा नहीं इस आदमी पे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने हिरासत में लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सबसे पहले अरेस्ट होने वालों में मैं था। ऐसे तो कोई कर्म किए नहीं थे कि जेल चले जाएं। फिर मैंने कहा ऐसे कर्म भी नहीं किए थे मंत्री बन जाए। तो क्योंकि मुझको पूरा केस पता था तो मुझे लगा ठीक है, एजेंसी अगर अरेस्ट कर रही है थोड़े दिन में छूट जाएंगे। Why are they threatened by us? And the answer to me is very clear. आम आदमी पार्टी केवल एक सरकार या 10 नेताओं की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक सोच है। तब तक जो भी गिरफ्तार होते थे, पॉलिटिकल लोग भी जो गिरफ्तार होते थे, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में निकल के आ जाते थे। तब हमने ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा चलेगा। अब ये जानकारी मिल रही है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी सीबीआई बुलाया जाता था, ईडी बुलाया जाता था, उनके घर पे रेड हुई, उनके बैंक के लॉकर पे रेड हुई, दिल्ली सचिवालय में उनके ऑफिस में रेड हुई, उनकी यहाँ तक कि उनके पैतृक गांव में भी सीबीआई और ईडी वाले पहुंच गए थे। देखिए, हमें तो पता था कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास एक भी पैसा नहीं है, और मेरे ख्याल से आज ही ईडी और सीबीआई को भी पता है। मैं तो खुश था कि दिल्ली में एक ऐसी शराब पॉलिसी बनाई गई है जिसमें एक मॉल में 27 शराब की दुकानें थी, वो अब कम हो जाएंगी और सरकार को रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो मैं तो खुश था कि अच्छी पॉलिसी बनाई गई है और कई राज्य इस पॉलिसी को देख रहे थे। पर अचानक इन्होंने चिल्लाना शुरू किया है तो स्कैम हो गया है, स्कैम हो गया है, स्कैम हो गया है। अगर एक अच्छी पॉलिसी को ये स्कैम करार देके सीबीआई और ईडी में केस रजिस्टर करा सकते हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था और वो इसमें पीएमएलए में 2 ही कंडीशन में बेल हो सकती है। पहली कंडीशन, या तो जो सरकार का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कह दे कि केस नहीं। दूसरी कंडीशन बेल हो सकती है जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा डाले गए सारे कागज जांच कर लिए जाएं। तो भाजपा की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती थी, लाखों की तादाद में कागज डाल दिए। अब जज साहब कितना टाइम लगाएंगे वो देखने को, 10 साल। हमने प्रोसीडिंग्स भी पूरी देखी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरह कमेंट्स किए थे उससे ऐसा लग रहा था कि ये केस कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि आपका केस जो है ट्रायल के अंदर 2 मिनट में गिर जाएगा। किस तरह का केस आप बना के लाए हैं, क्योंकि सीबीआई के बाद मनीष सिसोदिया को ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था, तो दोनों ही के अंदर जमानत उनको चाहिए थी। अब जब जैसे ही 30 अक्टूबर का दिन था,
सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। जेल में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था और वो तिहाड़ जेल में है। सीधे चलते जितेंद्र शर्मा के पास। जितेंद्र, बताइए, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है मनीष को? जी बिल्कुल, आप देखिए दूसरे दिन लगातार जो ईडी है वो मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करके उनका टारगेट अरविंद केजरीवाल था। इनको ये लगा था, इनके कैलकुलेशन में, कि पार्टी के साइकी में फर्क पड़ेगा, लोग टूटते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि डेस्परेशन के मापदंड पे तो भारतीय जनता पार्टी अपने लास्ट थ्रेशोल्ड पे पहुंची और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भी उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई कि अब और कोई तरीका नहीं है इनको जेल में डालने। बड़ी खबर यह है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपके सांसद संजय सिंह की हो गई है गिरफ्तारी। ईडी ने करते थे संजय सिंह, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए रहेगी, लेकिन राजनीतिक रूप से ये नुकसान तो है ही, लेकिन क्या सरकार का पक्ष रहेगा शराब नीति मामले में जब ये गिरफ्तारी हुई है, इसका भी इंतजार रहेगा। अब ये अपने आप में काफी ज्यादा तो भगत सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि उनके छोटे भाई जब उनसे मिलने आए, फांसी की सजा हो चुकी थी तब तक, उन्होंने लिखा कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। जफा मतलब अत्याचार। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। इस सरकार के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि ये सितम करने पे आए हैं और हम इनकी सितम की इंतहा देखना चाहते हैं। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। Nothing is going on record. 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। 2200 करोड़ की रिश्वत। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे कि उधर बोलेंगे? जिस तरीके से पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर अगर अरविंद केजरीवाल और पार्टी के वॉइस को एक स्ट्रक्चर करके जनता और देश के सामने रख रहे थे, बीजेपी उससे बहुत इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड थी। मैंने तो अपने घर के सामने एक बैनर भी लगवा दिया था कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। अब कहानी जो है अलग लेवल पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल भी ये बात समझ रहे थे कि जब एक के बाद एक नोटिस आ रहे हैं तो देर सवेर ईडी जो है उनको गिरफ्तार करने आएगी। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है पार्टी की लीडरशिप का, जिसमें एक खबर आई थी कि ईडी वाले अरविंद जी के घर पहुंच गए हैं 6 फ्लैग स्टाफ रोड पे। एंड मुझे याद है मैंने ओबरॉय के फ्लाईओवर के नीचे से फिर हमने गाड़ी का यू टर्न लिया था और फिर 6 फ्लैग स्टाफ रोड जो सिविल लाइंस में है वहाँ पे पहुंचे थे। मुझसे पहले सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे वहाँ पे। इतने में उन्होंने बैरिकेडिंग दोनों तरफ कर दी, बट मैं बैरिकेडिंग से पहले ही जो है वो अंदर पहुंच गया था। मैं तो मेरे को अंदर से किसी का मैसेज आया विच वॉज वेरी सैड थिंग टू इमेजिन। अरविंद केजरीवाल जी अपना बैग पैक कर रहे हैं और एक मुख्यमंत्री अपने घर में ही असहाय है, आप सोचिए। और वहाँ जो पुलिस खड़ी है वो उसके लिए नहीं खड़ी है, वो इसलिए खड़ी है कि किसी और को आने नहीं देंगे। उसके यहाँ जो ईडी के जो अफसर हैं वो उसको कह रहे हैं कि अब आप बैग पैक कर लो, आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और ईडी दफ्तर उनको ले जाया जा रहा है। जिस तरीके से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी की जा रही है और ये माना जा रहा है कि अब ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ होगी और उनके सामने। जब से मैं जर्नलिस्ट बना हूं 17 साल से, मैंने नहीं देखा किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो। तो मेरे मन में एक बात अंदर से आई कि पार्टी खत्म नहीं होने दी, सरकार नहीं खत्म होने दी। तो उस समय जो बाहर थे, जैसे संदीप पाठक बाहर थे जो संगठन के काम देखते हैं, हमारे जो कैबिनेट के जो साथी थे, आतिशी थी, सौरभ भारद्वाज थे, हमारे सोशल मीडिया के जैस्मिन थे। तो फिर हम सब लोग हमारे घर पे ही हमने सबको बोला, सब लोग हम लोग वहीं धीरे धीरे वहीं गैदर हुए। अब ये देश को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है और सभी मिलकर के लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं पहुंचा वहां। हुआ ये कि लोग पार्टी ऑफिस चले गए और हम और दुर्गेश पाठक जी जो ITO वाला चौराहा है उस पर रुक गए। ITO पे मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे सामने ही आतिशी और सौरभ को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कर लिया, किसी से मिलने नहीं
नहीं दिया जा रहा? कोई वहां पे प्रोटेस्ट करने आता, 4 लोग सड़क पे बैठते, 4 लोगों को बस में बिठाते, बस भेजते। आईटीओ के ऊपर एक फुटओवर ब्रिज है, ऊपर अगर आप जाओगे तो मैं लोकेशन चेंज करता रहता था, तो कहीं एक जगह जाके ऐसे शांत खड़ा हो जाता था, फिर मैं देखता था कौन आ रहा है किधर से, तो मैं देखता था उधर से 20 लोग आ रहे हैं, तो उनमें से मैं पहचान जाता था। मोस्टली मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था तो सबके नंबर थे, तो मैं उनको फ़ोन करके बोलता था अभी रुक जाओ 10 मिनट, मैं जहाँ बोलूँगा उस डायरेक्शन में जाना। कोई एक डिक्टेटोरियल लीडर है और वो चुनाव से पहले सारे ऑपोजिशन के नेताओं को गिरफ्तार करा लेता है और फिर कहता है कि जी मुझे तो 99% वोट्स आ गए, मैं पॉपुलरली एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हूँ। कैन आई हैव वाटर? इसको इधर रख सकते हैं बगल में, इस टेबल को इधर रख दीजिए। 2013 में सबसे पहले लोगों ने हमें वोट क्यों दिया? हम तो कुछ भी नहीं थे, कभी कहीं सरकार नहीं चलाई थी, हम तो ये भी नहीं कह सकते थे हमने ये काम करके दिखा दिया हमें वोट दो। अन्ना आंदोलन किया था, तो अन्ना आंदोलन में लोगों ने देखा ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, जिद्दी हैं, किसी चीज पे अड़ जाए तो करके रहते हैं। ये क्वालिटीज जनता को हमारी पसंद आई, इस क्वालिटी को वो खत्म करना चाहती थी बीजेपी, तो उन्होंने कीचड़ फेंकना चालू किया, करप्शन किया, केजरीवाल ने पैसे खाए, एक ताना बना बुना गया, लोगों को ज़बरदस्ती करके स्टेटमेंट्स दिलवाए गए, प्रेशराइज कर करके हमारे खिलाफ झूठे बयान दिलवाए गए। लेकिन कुदरत तो कुदरत है, ये क्या है, बीजेपी कुछ नहीं है कुदरत के सामने। हम लोग कुछ बाहर तिहाड़ के खड़े थे एंड आई रिमेंबर थिंकिंग कि एज ऑफ दैट टाइम हमारी कोर टीम के 5 लोग उस समय उस दीवार के उस पार थे। मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं था, सब ऊपर वाले के हाथ में था, और मैंने अपना अंदर समय बहुत मेडिटेशन करते हुए और गीता पढ़ के बिताया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है वो होती है अनसर्टेनिटी। उस 17 महीने में एक बड़ा हिस्सा मेरे अंदर उस सिपाही की तरह छटपटाता रहा जो देख रहा था कि उसकी पूरी फौज बाहर युद्ध लड़ रही है, और वो सिपाही जो हमेशा युद्ध में फ्रंट पे होकर लड़ता था वो आज बैरक में बैठा हुआ है। मैंने प्रयास किया कि घर के लोग 6 महीने तक, जब तक मैं जेल में रहा, मैंने प्रयास किया कि कोई मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे ना आए, क्योंकि कई बार परिवार के लोग सामने आते हैं मिलने के लिए तो मन में एक अनावश्यक कमजोरी पैदा होती है, तो मैंने इस चीज को। जब बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का लोकार्पण करने की या पब्लिक में डालने की कोशिश की, तब केंद्र सरकार ने अपनी नाकामयाबियों को छिपाते हुए भारतीय जनता पार्टी के साजिशों पर पर्दा डालने के लिए बीबीसी पे काफ़ी दबाव बनाने की कोशिश की। बीबीसी के राजधानी देश में कई प्रतिष्ठानों और ऑफिसों पर इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी के छापे पड़े, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार का इससे भी मन नहीं भरा, तो उसने इस फिल्म को बैन कर दिया और यह बीबीसी पे आरोप लगाया कि वो विदेशी ताकतों के आधार पे के सहयोग पर भारतीय जनता भारत देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश के साथ गद्दारी है और भारत देश की जो छवि है उसको दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश में बीबीसी शामिल है।